और अगली खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। हाई कोर्ट का वकील बताकर दारोगा से की थी शादी, अश्लील वीडियो बनाकर करती थी ब्लैकमेल। 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। तो 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। हाई कोर्ट का वकील बताकर दारोगा से शादी की थी। तो हाईकोर्ट का वकील बताकर दारोगा से शादी की थी, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करती थी और अब ये लुटेरी दुल्हन पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। एक महिला ने अपना नाम और पहचान छुपाकर, नाम और पहचान बदलकर उसके साथ पहले ब्लैकमेल किया, फिर उससे शादी करी और शादी के बाद उससे पैसों का दबाव बना रही थी। तो थाना ने जब इसमें विवेचना करी तो पाया कि महिला के खिलाफ और भी मुकदमे हैं और अन्य साक्ष्य उन्होंने विवेचक ने कलेक्ट किए। तो कल इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी विवेचना जारी है। और चलिए अब इसी के साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस नेता और हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। इसी बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता हरीश धामी के बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसा। महेश भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के भीतर लंगड़े घोड़े खोजने का अभियान चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास केंद्र में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं को समझ सके और ऐसे में 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान होगा। बता दें कि कांग्रेस नेता हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच 2016 में गिराई सरकार को लेकर बयानबाजी चल रही है, जिस पर कांग्रेस नेता हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बता दिया था। कांग्रेस के पास केंद्र में भी ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को समझा सके, क्योंकि जब राष्ट्र नेतृत्व की ही बयान विवादास्पद खड़े होते हैं और जिसके साथ जनता खड़ी ना होती हो, तब ये सब विषय निकल कर आते हैं। अब लंगड़ा घोड़ा आजकल ढूंढा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति एक को बताएगा, दूसरा दूसरे को बताएगा, तो कई लंगड़े घोड़े कांग्रेस के अंदर जब वो देखने लगेंगे, सारे लंगड़े, सारे के सारे लंगड़े ढूंढ में निकलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जिन पर कोई मिशन ना हो, कोई योजना ना हो, हम तो अच्छा लगता है कि लीडर और पोजिशन राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी है और उसके बाद भी कांग्रेस के पास सरकार को देने के लिए कोई सुझाव नहीं है। केवल और केवल नकारात्मक राजनीति कांग्रेस का एक रूप में काम करने का उनकी एक आदत रही है और आने वाले चुनाव में भी उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और प्रदेश में मलिन बस्तियों को लेकर फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देहरादून में सबसे पुरानी मलिन बस्ती 50 साल पहले की है। उन्होंने कहा कि जब बस्तियां बस रही थी तब आपने बसने दी, वहां पर बिजली, पानी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सीवर लाइन और सड़कें भी दी। वहां पर विधायक, पार्षद भी हैं, वहां से बीजेपी वोट भी ले रही है और अब इन मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले पुनर्वास नीति लाइए, कांग्रेस के रहते बस्तियां नहीं उजड़ेंगी। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल यह है कि आज इतने बड़े पैमाने पर 40% आबादी देहरादून की मलिन बस्तियों में है और आप उन मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात कर रहे हो। आप उनके पुनर्वास की बात तो करो पहले। अगर आपको 2500, 3000, 4000 घर एलिवेटेड रोड के लिए अगर आपको हटाने हैं तो आप पहले पुनर्वास की नीति लाइए और पुनर्वास की नीति लाने के बाद उनका घर बसाइए, उसके बाद आप उजाड़ने की बात करिए। कांग्रेस पार्टी के रहते तो बस्तियां उजड़ेगी नहीं। उत्तराखंड में स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी तैयार करने के साथ ही मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है। 2 जून को राज्य सरकार ने पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी थी। अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही ये नीति उत्तराखंड में लागू हो गई है। इस नीति में कई प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत सड़क किनारे रहने वाले बच्चे या भीख मांगने वाले बच्चों को एक बेहतर जिंदगी मुहैया कराना है। पहली बार राज्य स्तर पर स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी 2025 लागू की गई और ऐसे में इस पॉलिसी के तहत बच्चों के लिए तमाम योजनाओं का संचालन भी किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य सरकारों को स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को लागू करने के लिए कहा गया। जो मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत उत्तराखंड राज्य में सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हीकरण
एवं पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति 2025 जारी की गई है। यह नीति अभी जून के अभी प्रथम सप्ताह में जारी की है। ये बेसिकली इस नीति में जो जोखिम वाले बच्चे हैं, जोखिम श्रेणी के बच्चे, कमज़ोर श्रेणी के बच्चे हैं, उनकी पहचान करना और कैसे पहचान की जाएगी और उसके बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट इस पर काम करेंगे, उसके बारे में ये नीति फोकस करती है। जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, आंगनवाड़ी से बाहर हैं, पारिवारिक स्थिति उनकी इस तरह की है, प्रत्यक्ष बच्चा है, तलाकशुदा विधवा महिला है, उसके बच्चे हैं, विकलांग बच्चे, परिवार में विकलांगता, खराब स्थितियों के कारण बच्चों की असुरक्षित स्थिति बनी रहती है, इनके लिए ये नीति बनाई गई है कि इनका चिन्हीकरण किया जाए। चिन्हीकरण करने के बाद इनको मुख्य धारा में लाया जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर है उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, कैबिनेट की उप समिति ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी है। ओबीसी आरक्षण पर सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता वाली उप समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा था आड़े। अब ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अलग मानक होंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए राज्य को इकाई माना जाएगा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए राज्य को इकाई माना जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको ये दे दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पंचायत चुनाव में जिस तरीके से तमाम गतिविधियां हैं उसके आड़े आता दिखाई दे रहा था। तो मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता वाली उप समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए, पहले भी काफी समय हो चुका है उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर और अब एक बड़ी खबर, कैबिनेट की उप समिति ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी है। ओबीसी आरक्षण पर सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता वाली उप समिति ने ये रिपोर्ट सौंपी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आड़े आ रहा था और अब ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अलग मानक होंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए राज्य को इकाई माना जाएगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर काफी समय से इंतजार है। अब ऐसे में जो रिपोर्ट सौंपी गई है, रिपोर्ट में क्या कुछ है ये देखने वाली बात रहती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए राज्य को ही इकाई माना जाएगा। कैबिनेट उप समिति की यह रिपोर्ट सौंपी गई है। तो ओबीसी आरक्षण पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या कुछ है और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव को लेकर काफी समय से तमाम जो चीजें हैं वो उत्तराखंड में चल रही है और काफी समय भी हो चुका है पंचायत चुनाव को लेकर। और ऐसे में अब कैबिनेट उप समिति रिपोर्ट सौंपी गई है। सीएम धामी को ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो आड़े आ रहा था। ओबीसी आरक्षण पर अब सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसके बाद देखने वाली बात ये रहती है कि सरकार की ओर से अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं या किस दिशा में आगे सरकार बढ़ती हुई नजर आती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट की उप समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपी है। ओबीसी आरक्षण पर सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता वाली उप समिति ने इस रिपोर्ट को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दरअसल आड़े आ रहा था और अब ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अलग से मानक होंगे। कौन कौन से ये मानक रहते हैं और किस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लागू करने को लेकर इन मानकों पर अमल किया जाता है, ये देखने वाली बात रहती है। जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए राज्य को इकाई माना जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।